अगर कोई रिटेल इन्वेस्टर अपनी एप्लीकेशन का जो अमाउंट है वो 2 लाख रुपए से कम का है, जब हम प्राइमरी मार्केट में पब्लिक इशू में शेयर्स अप्लाई करते हैं तो हमारी एप्लीकेशन का अमाउंट अगर 2 लाख से कम का है, अमाउंट रुपीस में मैं बात कर रहा हूँ, अगर अमाउंट 2 लाख से कम है तो वो सब कैटेगरी जो इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स की है उसको हम रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स के रूप से कहते हैं। परंतु कोई भी इंडिविजुअल इन्वेस्टर अपनी एप्लीकेशन 2 लाख से ज़्यादा भी लगा सकता है। अगर 2 लाख से ज़्यादा अप्लाई करेगा तो वो थर्ड कैटेगरी में आएगा, जिसको हम कहते हैं नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स में 2 प्रकार के इन्वेस्टर्स आएंगे। एक तो इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स जो 2 लाख रुपए से ज़्यादा की एप्लीकेशन पब्लिक इशू में या फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर में लगा रहे हैं, या दूसरे कंपनीज। एक कंपनी भी दूसरी कंपनी के शेयर्स ले सकती है। अगर एक कंपनी दूसरी कंपनी के शेयर पब्लिक इशू में लगाती है तो उसको भी हम नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के रूप से कहते हैं। और तीसरी कैटेगरी है क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर। क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर जैसे कि अभी हमने बात की थी, क्वालिफाइड होने चाहिए, अप्रूव्ड होने चाहिए, मान्यता प्राप्त होने चाहिए भारत सरकार से, सेबी के द्वारा, और वो इंस्टीट्यूशंस हैं जिसके अंदर हम कह सकते हैं बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनीज, म्यूचुअल फंड, ये सब जो आते हैं ये इंस्टीट्यूशंस के अंदर आते हैं। अगर उनको एक मान्यता मिली है, रिकॉग्नाइज हैं वो भारत सरकार और सेबी के द्वारा, तो वो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स या इन्वेस्टर्स के रूप में माने जाते हैं। और चौथी कैटेगरी है एंकर इन्वेस्टर। ये एक नई कैटेगरी चालू की गई है। कुछ आजकल सेबी ने ये कहा है कि जब भी कोई कंपनी अपने शेयर्स पब्लिक में इशू कर रही है तो कुछ पोर्शन एंकर इन्वेस्टर्स के लिए रिजर्व किया जाए। उसके अंदर बेसिकली इंस्टीट्यूशंस ही आते हैं, तो उनका एक कोटा होता है, वो पब्लिक इशू ओपन होने से पहले अपनी एप्लीकेशन लगाते हैं, उनको हम एंकर इन्वेस्टर्स के रूप से मानते हैं। तो इस प्रकार से 4 प्रकार के इन्वेस्टर्स हो सकते हैं। रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर जिनका एप्लीकेशन अमाउंट 2 लाख से कम है। अगर किसी रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर का अमाउंट 2 लाख से ज़्यादा है तो वो नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की कैटेगरी में आएगा। और कंपनी, अगर एक कंपनी दूसरी कंपनी का शेयर ले रही है तो वो भी नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के अंदर माना जाएगा। क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स में इंस्टीट्यूशन जो मान्यता प्राप्त है, रिकॉग्नाइज्ड हैं, और एंकर इन्वेस्टर जो पब्लिक इशू के बिडिंग डेट से पहले जिनको एक राइट दिया जाता है कि वो अप्लाई करें। सेबी का क्या रोल है? सेबी आजकल जो भी कोई भी कंपनी अगर प्राइमरी मार्केट में पब्लिक इशू या फॉलो ऑन पब्लिक इशू या फर्दर पब्लिक ऑफर या राइट इशू या बोनस इशू के रूप में कोई भी शेयर इशू करती है तो सेबी की आईसीडीआर, इशू ऑफ कैपिटल एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स की हर तरह की गाइडलाइंस है। तो उन गाइडलाइंस को पूरा करना, उन कंप्लायंसेस को पूरा करना हर कंपनी के लिए आवश्यक है। तो सेबी एक प्रकार से वॉच डॉग है, पूरा इन्वेस्टर्स की प्रोटेक्शन के लिए काम करती है। तो सेबी का पब्लिक इशू के अंदर, प्राइमरी मार्केट के अंदर एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। कंपनी, कोई भी कंपनी अपना पब्लिक इशू, चाहे वो इनिशियल पब्लिक ऑफर हो, चाहे फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर हो, कोई भी कंपनी जब तक इशू नहीं कर सकती जब तक कि उसको सेबी से एक ऑब्जर्वेशन लेटर ना मिल जाए। सबसे पहले कंपनी को अपना ड्राफ्ट डॉक्यूमेंट्स सब सेबी के अंदर सबमिट करना पड़ता है। सेबी उन डॉक्यूमेंट्स की पूरी चेकिंग करती है, जांच पड़ताल करती है। अगर सेबी हर एंगल से सेटिस्फाइड है तो सेबी अपना एक ऑब्जर्वेशन लेटर इशू करती है कि यस, हमने ये सारी चीज़ें देख ली हैं, और उसके बाद ही कंपनी अपना इशू कर सकती है। अगर सेबी कुछ चाहती है कि उन ड्राफ्ट डॉक्यूमेंट्स में कुछ कमियां रह गई हैं तो सेबी कह सकती है कंपनी को कि आप इन डॉक्यूमेंट्स के अंदर चेंजेस करिए। और जब एक ऑब्जर्वेशन लेटर कंपनी को मिल जाता है, उस पीरियड के 12 महीने के अंदर अंदर कंपनी को अपने शेयर
जनता में या क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट में या राइट इशू में इशू करने आवश्यक हैं। अब सेबी का रोल क्या है? सेबी का जो रोल है वो एक वॉच डॉग है। वो देखते हैं कि सारी फॉर्मेलिटीज़ जो सेबी के इशू ICDR इशू ऑफ कैपिटल डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से दी गई हैं, वो सारी की सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी कर दी गई हैं। सेबी कोई ऐसा नहीं कहती कि हम इस इशू को रिकमेंड कर रहे हैं। सेबी रिकमेंड नहीं करती है। सेबी का तात्पर्य ये, सेबी ये कहती है कि हमने ये डॉक्यूमेंट्स देख लिए हैं और डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल ठीक हैं, इन ऑर्डर हैं। इन्वेस्टर को अपना निर्णय कैपिटल मार्केट में, प्राइमरी मार्केट हो या सेकेंडरी मार्केट हो, इन्वेस्टर को अपना निर्णय खुद ही देख लेना पड़ता है कि हम उस प्राइमरी मार्केट में उन शेयर्स को अप्लाई करें या ना करें। और सेबी कोई गारंटी नहीं देती है कि जो आप फंड्स लगा रहे हैं वो आप अपने रिस्क पे लेके लगा रहे हैं, क्योंकि जब हम भी शेयर्स मार्केट, प्राइमरी मार्केट की बात करते हैं तो उसमें जो रिस्क इन्वॉल्व है वो इन्वेस्टर को ही लेना पड़ेगा। पीछे एक IPO ग्रेडिंग की बात चालू की थी। IPO ग्रेडिंग क्या होता है? इनिशियल पब्लिक ऑफर की ग्रेडिंग होती है। पहले IPO ग्रेडिंग कंपल्सरी थी, अब IPO ग्रेडिंग ऑप्शनल हो गई है। IPO ग्रेडिंग का तात्पर्य यह है कि जब भी कोई कंपनी इनिशियल पब्लिक ऑफर के रूप में अपने शेयर्स जनता में इशू करती है तो कोई उसको क्रेडिट ट्रेडिंग एजेंसी, कुछ भारत के अंदर ऐसी कंपनीज हैं जिनको हम क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज के रूप से पुकारते हैं, उनको रेटिंग देने का अधिकार है। उनके पास जाके उस कंपनी के पब्लिक इशू के बारे में रेटिंग प्राप्त कर सकते हैं कि वो जो पब्लिक इशू कर रही है कंपनी, उसकी रेटिंग क्या है। रेटिंग के अंदर रेटिंग 1, 2, 3, 4, 5 हो सकती है। तो क्रेडिट रेटिंग कंपनी उन सब कंपनी के डॉक्यूमेंट्स को, कंपनी के रिकॉर्ड्स को, कंपनी की हिस्ट्री को, कंपनी के फंडामेंटल्स को पूरा स्टडी करने के बाद कंपनी, एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी उसकी रेटिंग करती है। रेटिंग से थोड़ा सा इन्वेस्टर को एक आइडिया लग जाता है कि वो किस प्रकार का इशू है। जैसे कि अगर आप देखें, अगर IPO के अंदर ग्रेड 5 की रेटिंग है तो इसका तात्पर्य क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ये कह रही है कि इसके स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स हैं, कंपनी की पोजीशन काफ़ी अच्छी मानी जा सकती है। कंपनी के ने जो भी डॉक्यूमेंट्स सबमिट किए हैं उसके बेस पे क्रेडिट रेटिंग एजेंसी का ये कहने का तात्पर्य है कि ये स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स हैं, एक अच्छा इशू माना जाएगा। और अगर इसके विपरीत IPO में ग्रेड 1 मिला है, ग्रेड 1 के अंदर उसके फंडामेंटल्स पुअर हैं, उसकी जो परफॉर्मेंस है, जो कंपनी का पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड है, वो एक पुअर कैटेगरी का है, तो इन्वेस्टर को निर्णय खुद ही लेना है कि अगर रेटिंग 1 है उसके बावजूद भी अगर वो अप्लाई करता है तो इसका मतलब कंपनी की हालत थोड़ी सी अच्छी नहीं थी और शेयर होल्डर या इन्वेस्टर रिस्क लेने को तैयार है। ग्रेड 2 का तात्पर्य है कि फंडामेंटल्स जो हैं वो बिलो एवरेज हैं। ग्रेड 1 के अंदर तो पुअर थे, ग्रेड 2 के अंदर उसके जो फंडामेंटल हैं बिलो एवरेज हैं। ग्रेड 3 के अंदर ये बताया गया है कि उसके फंडामेंटल्स एवरेज हैं। कंपनी एक एवरेज कंपनी है, ना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है ना ज़्यादा पुअर है। और ग्रेड 4 के अंदर जो उसके फंडामेंटल्स हैं वो एवरेज से ऊपर हैं। तो जैसे बताया कि ये रेटिंग अब ऑप्शनल हो गई है। कोई भी कंपनी अपना रेटिंग करा के अपना रेटिंग उसको बताना पड़ेगा कि हमने क्रेडिट रेटिंग एजेंसी से रेटिंग कराई थी और हमें ये ग्रेड 1, 2, 3, 4, 5 जो मिला है, उससे इन्वेस्टर्स को अपना निर्णय लेने में थोड़ी सी सुविधा हो जाएगी। अब कुछ प्राइमरी मार्केट की जब बात करते हैं, जब कंपनी शेयर्स इशू करती है तो उसके अंदर कुछ इंटरमीडिएटरीज इन्वॉल्व हैं, कुछ बीच की एजेंसीज इन्वॉल्व हैं जिनके द्वारा ये सारा के सारा जो काम है इनिशियल पब्लिक ऑफर का किया जाता है। सबसे पहले होता है मर्चेंट बैंकर्स। मर्चेंट बैंकर का एक बहुत बड़ा रोल है जिसको हम लीड मैनेजर भी कहते हैं, बुक रनिंग मैनेजर भी कहते हैं। और लीड मैनेजर का सबसे जो इम्पोर्टेंट रोल है, जब भी कोई भी कंपनी
अपना प्राइमरी मार्केट इनिशियल पब्लिक ऑफर लेना चाहती है तो कंपनी को अपना एक ड्राफ्ट प्रोस्पेक्टस सेबी के अंदर फाइल करना आवश्यक है। जो डॉक्यूमेंट्स जैसे पहले बात की गई थी कि अपने डॉक्यूमेंट्स कंपनी को सेबी के अंदर सबमिट करने पड़ेंगे, वो जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो मर्चेंट बैंकर के द्वारा ही बनाए जाते हैं, जिसमें कंपनी की पूरी हिस्ट्री जब से कंपनी बनी थी, 10 साल 20 साल 25 साल 50 साल पुरानी कंपनी बनी थी, तो पूरे 50 साल की हिस्ट्री और उसकी कंपनी की क्या क्या गतिविधियां रही हैं, कंपनी किस उद्देश्य के लिए बनाई गई थी, कंपनी के फंडामेंटल्स क्या हैं, कंपनी ऑलरेडी काम कर रही है, कंपनी ने पिछले वर्षों में क्या प्रॉफिट और लॉस की स्थिति रही है, क्या बैलेंस शीट की स्थिति रही है, वो सारे के सारे जो वो अनुभव हैं, एक्सपीरियंसेस हैं, वो सब एक ड्राफ्ट प्रोस्पेक्टस के अंदर कंपनी को देने होते हैं, जो कार्य लीड मैनेजर या मर्चेंट बैंकर के द्वारा किया जाता है। इसके बाद जो दूसरा मैं अगर बात करूं, बैंकर्स टू द इशू, रजिस्ट्रार के ऊपर मैं बाद में आऊँगा। बैंकर्स टू द इशू, क्योंकि जब कोई भी इन्वेस्टर शेयर्स के लिए अप्लाई करेगा तो उसमें बैंक का रोल भी एक इम्पॉर्टेंट रोल आता है। अगर हम सब आप सब भी कोई शेयर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको बैंक के अंदर आपके पास पैसे जमा होने चाहिए और आपका जो पैसा है वो कंपनी के पास, अगर आपको शेयर्स अलॉट हो जाते हैं तो आपके बैंक में से पैसा डेबिट हो जाएगा। तो बैंकर के थ्रू एप्लीकेशन जमा होती है और इन्वेस्टर को भी अपना बैंक अकाउंट नंबर देना कंपलसरी है कि ये मेरा बैंक अकाउंट नंबर है और अगर मुझे शेयर्स अलॉट होते हैं तो इस अकाउंट से मेरे शेयर्स, मेरे जो पैसे हैं वो डेबिट कर लिए जाएं। आजकल जो सिस्टम है ASBA का सिस्टम हो गया है, आपका जो अमाउंट है वो ब्लॉक हो जाता है। जब आप शेयर्स के लिए अप्लाई करते हैं तो आप फॉर्म भर के देंगे, ऑनलाइन भी कर सकते हैं, नेट बैंकिंग के थ्रू भी कर सकते हैं। आपने शेयर्स अप्लाई करने, आपने जितने अमाउंट के शेयर्स अप्लाई किए हैं उतना अमाउंट आपके खाते में ब्लॉक हो जाएगा। एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक अमाउंट, ASBA को हम कहते हैं एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक अमाउंट। तो आपने एप्लीकेशन लगाई, अगर आपने 15,000 की एप्लीकेशन लगाई है, आपने 15,000 रुपये कहा कि मैं 15,000 रुपये के शेयर्स लेना चाहता हूँ, तो आपके 15,000 रुपये आपके अकाउंट में ब्लॉक हो जाएंगे। और 3-4 दिन के बाद, एक हफ्ते के बाद जब कंपनी शेयर्स का अलॉटमेंट कर देगी और अगर आप लकी हैं, आपको शेयर्स अलॉट हो गए, उस केस में आपके अकाउंट से उतने पैसे डेबिट हो जाएंगे और जैसे ही अकाउंट से आपके पैसे डेबिट होंगे आपको शेयर्स आपके अलॉटमेंट हो जाएगा। और अगर आपके शेयर्स आपको अलॉट नहीं हुए तो आपका जो अमाउंट ब्लॉक किया गया था बैंक के द्वारा, कंपनी के द्वारा, उस ब्लॉकिंग को डीफ्रीज कर लिया जाएगा, उठा लिया जाएगा, तो वो अमाउंट आपका फ्री हो जाएगा। उस अमाउंट को आप यूज़ कर सकते हैं, विड्रॉ कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। बट जितने समय में आपका अमाउंट वो ब्लॉक रहेगा उस समय तक आपको उस 15,000 को, अगर आपने 15,000 की एप्लीकेशन लगाई है, उस 15,000 को यूज़ करने की, विड्रॉ करने की अनुमति नहीं दी जाएगी क्योंकि आपने शेयर्स के लिए अप्लाई किया है। तो बैंकर्स टू द इशू का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, बैंक बीच में इन्वॉल्व होते हैं। अंडर राइटर्स कौन होते हैं? कोई भी कंपनी जब अपने शेयर्स इशू करती है तो कंपनी एक प्रकार की वो चाहती है, गारंटी चाहती है इनफॉर्मली या अंदर से कॉन्फिडेंस चाहती है कि अगर किसी भी कारण हमारे शेयर जनता ने नहीं लिए तो कंपनी की स्थिति थोड़ी ख़राब हो सकती है। तो उसके लिए कंपनी अंडर राइटर्स एक एग्रीमेंट कर लेती है। अंडर राइटर्स इंस्टीट्यूशंस हो सकते हैं, बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट बैंकर्स हो सकते हैं, उनसे कंपनी का एक एग्रीमेंट हो जाता है कि अगर शेयर्स जनता ने नहीं लिए, जितने शेयर जनता नहीं लेगी वो सारे के सारे शेयर्स अंडर राइटर्स को लेने पड़ेंगे। तो उस प्रकार से कंपनी को एक प्रकार से कंफर्ट मिल जाता है, कंफर्ट को एक कॉन्फिडेंस मिल जाता है कि अगर हमने कुछ 1 करोड़ शेयर इशू किए, उसमें से 80 लाख शेयर तो जनता ने ले लिए, 20 लाख शेयर जनता ने नहीं लिए किसी भी कारण से,
तो वो 20 लाख शेयर अब अंडर राइटर्स को लेने पड़ेंगे। तो जो कंपनी ने शुरुआत की थी अपनी कि हम कंपनी 1 करोड़ शेयर इशू करेगी, तो जनता ने 80 लाख ले लिए, बाकी के जो 20 लाख जो जनता ने नहीं लिए किसी भी कारण से, वो 20 लाख शेयर अब अंडर राइटर्स को लेने पड़ेंगे। तो कंपनी इसलिए